नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। समाचार में सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश के कुछ हिस्सों में खाद की कमी की खबरों को बताया गलत। उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के कृषि विभाग से चर्चा के दौरान पूरे देश में खाद की उपलब्धता पाई गई सामान्य। खरीफ की आगामी मौसम को देखते हुए उर्वरक मंत्रालय और राज्य पहले से ही स्टॉक रखने की रणनीति पर कर रही है काम। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए किसान पंजीयन बनी आसान। पंजीयन 5 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक की गई निर्धारित। किसान घर बैठे मोबाइल से कर सकेंगे पंजीयन। जम्मू कश्मीर राजौरी के किसानों की बाढ़ नियंत्रण सिंचाई विभाग की सौगात। बंद पड़ी नहरों की मरम्मत और सफाई का काम शुरू। ज्यादा रकबे की सिंचाई के लिए नई नहरों का निर्माण कार्य भी किया गया आरंभ। और अब खबरें विस्तार से। देश के कुछ हिस्सों में फर्टिलाइजर की कमी की खबरों से सरकार ने साफ इनकार किया है। उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के कृषि विभाग से चर्चा के दौरान पूरे देश में खाद की उपलब्धता सामान्यता पाई गई है। खरीफ के आगामी मौसम को देखते हुए उर्वरक मंत्रालय और राज्य पहले से स्टॉक रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और अब किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकेंगे पंजीयन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए पंजीयन व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है और अब रबी के विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए किसान पंजीयन बनाया गया है आसान। और आपको बता दें कि पंजीयन अवधि 5 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक निर्धारित की गई है। अब किसान मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसान मोबाइल और कंप्यूटर से पंजीयन के लिए निर्धारित लिंक पर जाकर भी पंजीयन कर सकेंगे। और आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कार्यालयों, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों में भी पंजीयन की सुविधा दी गई है। साथ ही सहकारी समिति, SHG, FPO, FPC द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर भी पंजीयन की व्यवस्था की गई है। वहीं पंजीयन के लिए आवश्यकता जो दस्तावेज हैं, किसानों द्वारा पंजीयन के लिए भूस्वामी किसान को भू संबंधित दस्तावेज देने होंगे। किसान का आधार कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र दस्तावेज में शामिल है। और सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसानों को वन अधिकार और पट्टाधारी सिकमीदार किसानों को आधार कार्ड देना होगा। आधार नंबर से पंजीकृत मोबाइल नंबर इसमें देना होगा। वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध के प्रति दस्तावेज बहुत आवश्यक होंगे। गिरदावरी और आपत्ति का निराकरण होने पर पंजीयन किया जा सकेगा। किसान अनुमोदित उपराजन केंद्रों की सूची आप अपनी MP ऑनलाइन CSC लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे पर www.mpe-uparjan.nic.in पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां बाढ़ नियंत्रण सिंचाई विभाग ने AIBP योजना के तहत राजौरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि भूमि सिंचाई के लिए गरीब किसानों को पानी की सुविधा प्रदान की है। इन किसानों को कृषि के लिए पानी की आपूर्ति की गई कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और साथ ही सभी मौसम में फसलों को कई नुकसान होना आम बात थी। अब भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत विभाग ने कृषि के लिए पानी की आपूर्ति नहरों द्वारा प्रदान की है। साथ ही पुरानी नहरों की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब नौशेरा अनुमंडल में नहरों की मरम्मत तथा राजौरी जिले में थन्ना मंडी, धराल तथा राजौरी जिले के नौशेरा में कई नई नहरों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। इन नहरों के पूरा होने के बाद केवल कृषि पर निर्भर गरीब किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। राजौरी जिले में बाढ़ नियंत्रण सिंचाई विभाग ने बड़े पैमाने पर किसानों के घर घर पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है। जितने भी जो नए इंजीनियर्स हैं और डी साहब हैं जो नए आए हैं, AWE साहबान हैं, JE साहब हैं, सुपरवाइज़र हैं, मतलब पूरी टीम जो है
बड़ा फर्स्ट क्लास इंटरेस्ट ले रही है और अच्छे ढंग से काम कर रही है। बहुत हमारा दिल खुश होता है, सारे लोग खुश हैं इस पर जो रिपेयर हो रही है। यहाँ किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया नहर का, चाहे उसमें मलबा पड़ा है, चाहे उसमें घास पड़ा है, चाहे कुछ है, लेकिन किसी ने साफ़ नहीं किया। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये ऑफिसर साहिबान कुछ वो जज साहब हैं लोकल यहाँ से उठ के, जी साहब हैं, AW साहब हैं, इन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लेके अपने स्टाफ गए, पुलियों को लगा के मलबा शलबा निकाला, कहीं ठेकेदारों को लगाया कहीं, तो आज ये हमारी नहर की हालत देखो फसला बन रही है और इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो। सब्जी जो पिछले साल थी ना, बहुत बड़ी सब्जी लोगों ने लगाई थी, लेकिन सब ज़या गई क्योंकि पानी नहीं मिल सका। तो यहाँ बहुत सब्जियाँ, भिंडियाँ, आलू, ये सभी सब्जियाँ लगाते थे लोग, मूंजी लगाते थे और यहाँ अदरक लगाते थे, हर चीज़ लगाते थे, लेकिन 2 साल से नहीं लगा रहे क्योंकि पानी नहीं था। जहाँ तक इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इतने लगाव से, इतने इंटरेस्ट से हमारे मौके के ऑफिसर जो हमारे एक्शन सर हैं, वो फिजिकली चल के यहाँ आए और जो नहर की डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ के लोगों के दिल टूट चुके थे और कभी भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता था कि ये काम होगा। मैं खुद जो इससे पहले के जो यहाँ के वर्कर थे, मैं उनके साथ पैदल चल के 3-4 किलोमीटर इस नहर पे मैं चली हूँ और जगह जगह मैंने देखी, अब इतनी बैड कंडीशन थी और मैं खुद भी सोचती थी कि ऐसा काम नहीं हो सकता। और ये बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसकी जानकारी हम आपको दे दें कि जिसमें कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन वर्ष 2021-22 के वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। और अब आपको बता दें कि यहाँ बैंक ड्राफ्ट 5,000 रुपये का देना होगा। जिस किसान को योजना का लाभ नहीं मिलेगा उन्हें बैंक ड्राफ्ट लौटा दिया जाएगा। वहीं किसान का कृषि यंत्र में नाम आने के बाद भी कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये की बैंक ड्राफ्ट नहीं लौटाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार 40 से 50% तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वे किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर जानकारी देख सकते हैं। कृषि यंत्रों के लिए किसान ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। किसान भूमि के लिए B1 जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के प्रति, ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का RC साथ में लेकर आएं और जिले के सहायक कृषि यंत्र कार्यालयों में संपर्क करें और अपने आवेदन पर कार्रवाई कर सकते हैं। इन यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक की मांग अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले फर्जी लाभार्थी सतर्क हो जाएं। योजना का सफल क्रियान्वयन के लिए सोशल ऑडिट कराया जाएगा। केंद्र से प्राप्त निर्देश के आलोक में 60 दिनों के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से सोशल ऑडिट कराने का निर्देश कृषि विभाग के सचिव ने सभी जिला पद अधिकारियों को दिया है। 1 दिसंबर 2018 से बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और बिहार में 84,56,000 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना में केंद्र सरकार योग्य किसान परिवारों को प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 2-2 हज़ार की सहायता राशि DBT के माध्यम से खातों में उपलब्ध कराती है। योजना के सफल एवं त्रुटि रहित कार्यान्वयन के साथ ही लाभार्थियों का सत्यापन कराने के लिए सोशल ऑडिट पंचायती राज्य संस्थाओं के सहयोग से कराने के निर्देश केंद्र से मिले हैं और ये सामाजिक अंकेक्षण 60 दिनों के भीतर किया जाना है। सत्यापन के लिए लाभार्थियों की सूची राजस्व गांव एवं पंचायत स्तर पर प्रदर्शित की जाएगी और सूची में जो योग्य रैयत किसान परिवार छूट गए हैं उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा अपात्र किसानों की पहचान की जाएगी। सोशल ऑडिट के लिए लाभार्थियों की सूची राजस्व ग्रामवार pmkisan.gov.in पर भी उपलब्ध है। सामाजिक अंकेक्षण का काम ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसमें कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं अन्य पद अधिकारी भी सहयोग करेंगे। सोशल ऑडिट पंचायत राज संस्थानों की भागीदारी से 60 दिनों के अंदर पूरा कर रिपोर्ट भेजी जाएगी।
हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी पर कहा है कि राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। भिवानी सेक्टर 13 के सामने खाली मैदान में पशु प्रदर्शनी 25 से 27 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रदर्शनी को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रदर्शनी के दौरान युवा पशुपालन, मछली पालन और खेती से संबंधित नई जानकारी हासिल करेंगे, जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मंत्री ने कहा है कि पशु प्रदर्शनी में शामिल होने वाले पशुपालकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उनके रहने और भोजन का समुचित प्रबंध होगा। उन्होंने बताया है कि पशु प्रदर्शनी में पशुपालन, बागबानी, कृषि से संबंधित उत्पादों की करीब 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से पशुपालन और किसान नवीनतम जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में उत्कृष्ट नस्ल के पशु शामिल किए जाएंगे, जिनके पंजीकरण के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि प्रदर्शनी के दौरान कम से कम 1000 उत्तम नस्ल के पशु शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ब्लॉक कोटरांका बुडल के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में गरीब आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार ने यहां 7 पंचायतों में गरीब आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 7 केंद्र खोले हैं, जहां कटिंग और टेलरिंग सिखाई जा रही है। याद रहे कि राजौरी जिले के कोटरांका बुडल प्रखंड में बड़ी तादाद में आदिवासी लोग रहते हैं, जिसमें 90% लोग गरीब रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। कोटरांका प्रखंड की कराड़ पंचायत में कटिंग और टेलरिंग के लिए एक नया केंद्र खुला है, जहां करीब 70 लड़कियां प्रशिक्षण ले रही हैं। हम सरकार का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें, हमारा ये इतना दूर दराज इलाका है, यहाँ पे कोई भी सहूलियत वगैरह तो मैसर तो है नहीं है, लेकिन सरकार का हम बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये इस वक्त लॉकडाउन की वजह से इतनी, ये बहनें मेरी तो सभी घर में बेकार बैठे थे, कोई काम वगैरह नहीं था, तो हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये सहूलियत मैसर की। सिलाई सीख रहे हैं, मशीनें आई हैं, सूट आए हैं, तो हम सीख जाएंगे, कुछ इंशाल्लाह कुछ बन जाएंगे, तो हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा ये गांव गरीब लोग थे यहाँ पे, और यहाँ पे ट्राइबल का काम आया तो बहुत खुश हुई, क्योंकि घर में बेकार बैठी हुई थी, तो यहाँ पे काम कुछ कहती हैं, लॉकडाउन की वजह से घर में बिल्कुल बेकार थी, तो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग करती हैं टेलर की। ट्राइबल का है सिस्टम सेंटर का, इसलिए ये लड़कियां बहुत खुश हैं, और मतलब घर में कोई काम नहीं था, ऐसे ही बैठे थे बेकार। सभी लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से सब बेकार बैठे थे, तो बहुत खुश हैं। आज खुशी की लहर है इस पहाड़ी इलाके में। ये पंचायत हमारी जो थी पहले, मतलब कोई ऐसा सेंटर वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पे, तो आज ये बहुत खुश हैं। बहुत सारा सामान वगैरह मैसर है, हमें यहाँ पे बहुत सारा सामान दिया है, और हम गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मशीन आई है, कपड़ा आया है, सिलाई का सारा सामान आया है, ये बच्ची सीखने वास्ते आई, बहुत खुशी है। और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होटल प्रबंध संस्थान IHM द्वारा हुनर से रोजगार तक नाम से एक विशेष योजना के तहत खाना पकाने के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस तरह के पाठ्यक्रम केंद्र सरकार की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की देखरेख में चल रहे हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जावान उद्यमों को स्वतंत्र बनाना और बड़े पैमाने पर रोजगार देना है। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों से युवा स्वतंत्र होने और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें अच्छी रुचि दिखा रहे हैं और होटल प्रबंध जैसी लाइनों का चयन भी कर रहे हैं। वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग श्रीनगर में कुक तंदूर नामक 1 महीने के कुकिंग कोर्स सहित विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जहां प्रतिभागी खाना पकाने की मूल बातें सीख रहे हैं। कड़ाके की ठंड के कारण छात्रों सहित अधिक से अधिक लोग घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, वहीं ये छात्र कोर्स करने में मशगूल हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम युवाओं को खाना पकाने में पेशेवर बनाने और उन्हें अच्छी गतिविधियों से जोड़ने में बहुत मददगार हैं। छात्रों की मांग है कि भविष्य में इस तरह के पाठ्यक्रम जारी रखे जाएं, ताकि अन्य शिक्षित युवा जो सफल उद्यमी बनना चाहते हैं उन्हें लाभ मिल सके।
मुझे लगता है कि ये कोर्स सबको करना चाहिए और जितने भी यंग जनरेशन है उनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जो कुकिंग है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कल को हम अपना कुछ सेटअप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स, स्टार्टअप, एनीथिंग। गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली। आप इधर आइए, आपके इधर एक्चुअली एक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो कि एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको प्रोफेशनली सिखाया जाता है, विद टेक्निक्स आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये सीख के जाएँ यहाँ से, ताकि हम अपनी आगे फ्यूचर में कुछ अपना कर सकें। ये जो कोर्स है दिस ऑन द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, ये इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के थ्रू से करा रहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। इसका मेन मकसद ये है कि जो भी बच्चे आजकल घर में बैठे हुए हैं या जिन्हें ऑलरेडी पढ़ाई की है, सो दैट दे कैन ईजिली जो अपना कोई भी नया वाला कोई इनोवेटिव खोल सकता है, कहीं पे भी अपना शॉप खोल सकता है या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है और अपना रोटी कमा सकता है वहाँ पे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए नए विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कम जमीन में अधिक पैदावार लेने की वर्टिकल फार्मिंग तकनीक को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप व्यवहारिक बनाने पर और अधिक कार्य करने की जरूरत है। राज्यपाल मंगलवार को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के तृतीय दीक्षांत समारोह को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि ही किसी राष्ट्र की संपन्नता और खुशहाली का भी पैमाना है, इसलिए कृषि क्षेत्र के विकास पर सभी स्तरों पर ध्यान देना होगा। और आइए देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या भाव रहा। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। वहीं बात नारियल की पैदावार की करें तो इस साल देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की कोट्टाराकारा मंडी में 10 फरवरी को नारियल का भाव रहा 5,000 रुपए। 15 फरवरी को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 फरवरी को नारियल 1,450 रुपए पर बिका। नारियल के भाव में स्थिरता का सिलसिला तमिलनाडु की गोपालपट्टी मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 14 फरवरी को नारियल का भाव था 1,600 रुपए। 15 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 1,600 रुपए पर हुए। वहीं पुदुपलायम मंडी में 7 फरवरी को नारियल का भाव रहा 2,900 रुपए। 15 फरवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,900 रुपए पर बना रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर फसल सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बाल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। 4 फरवरी तक कुल तिलहन की बुआई 1,02,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है।
वहीं बात सोयाबीन की उपज की करें तो सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन होने का अनुमान है। कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। और अब बात मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें खेती का ध्यान। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई करे, किसान गन्ने के खेत में निराई कर ले। अभी बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। अभी में बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहे। बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में सिंचाई भी करे। यहीं टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। साथ ही लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करे। इसके अलावा फूल गोभी बोए, वहीं के किसान पत्ता गोभी की भी बुआई कर ले। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहे। इस समय प्याज की रुपाई कर ले। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। गेहूं के खेत की देखभाल करते रहे। यहाँ मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्के के खेत में सिंचाई करते रहे। मक्के की बुआई करने का सही समय है। किसान लीची के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहे। वहाँ सूरजमुखी की बुआई करने का सही समय है। छत्तीसगढ़ में केले के बागों में सिंचाई करते रहे। इसी तरह पपीते के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की रुपाई कर ले। साथ ही खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। इसके साथ ही सरसों में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना न भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अपनी अद्भुत कला और रचनात्मक संगीत के लिए जाने जाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में निधन। मुंबई के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। बप्पी दा 1980 और 1990 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए हुए बहुत मशहूर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बप्पी लहरी के निधन पर शोक व्यक्त किया।
संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है। श्रद्धा और भक्तिभाव से 14वीं शताब्दी के संत रविदास ने उत्तर भारत में डाली भक्ति आंदोलन की बुनियाद। वाराणसी में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में लाखों लोग जयंती समारोह के सिलसिले में हुए एकत्र। एक अवसर पर देश भर में हो रहा है अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ शब्द कीर्तन में भी लिया हिस्सा। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर दिल्ली के पुलिस लाइन में किया गया स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। गृह मंत्री ने सबसे पहले परेड का बारीकी से किया निरीक्षण और फिर परेड की ली सलामी। आम आदमी पार्टी की ओर से कमान संभाल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना की सड़कों पर अपने समर्थकों के साथ किया रोड शो। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी 80 सीटों पर होगी काबिज। पटियाला में राहुल गांधी ने नशे के मुद्दे पर अकाली भाजपा नेताओं पर साधा निशाना, तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब के रूपनगर में किया चुनाव प्रचार। दोनों नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। यूपी के करहल विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बघेल के काफिले पर करहल में पत्थर और लाठियों से किया गया था हमला। करहल सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल खुले। कोरोना महामारी की वजह से बंद स्कूलों को खोलने का फैसला स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया गया। हालांकि स्कूलों को दिया गया निर्देश कि वो कोरोना से बचाव के करें सभी उपाय। माघ पूर्णिमा के मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। कल्पवासी और श्रद्धा संगम तट व विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार कर रहे हैं स्नान। पुलिस और प्रशासन ने इसके लिए किए खास इंतजाम। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से रखी जा रही है निगरानी। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी कश्मीर में पर्यटन और को बढ़ावा देने के लिए कुलगाम में 3 दिवसीय शीतकालीन कार्निवल का आयोजन। कार्निवल में बहुत सारी खेल प्रतियोगिताओं को किया गया शामिल। महिला खिलाड़ी कार्निवल खेलों को लेकर उत्साहित। सैलानी भी बड़ी संख्या में शीतकालीन कार्निवल खेलों को देखने के लिए पहुंचे। और आज किसान समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।